हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव। जो पिछली वीडियोस मैंने अपलोड की हैं उस पर आप लोगों का रिस्पांस काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बच्चों के काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आए हुए हैं। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर इससे पिछली वीडियोस को देख रहे हैं या फिर इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद। देखिए इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं उसकी बात करते हैं। यहाँ पे हम आपकी एनसीईआरटी प्रश्नावली 5.3 जो है उसके प्रश्न संख्या 16 से लेकर 20 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। इससे पहले की वीडियोस अगर आपको देखनी आपने नहीं देखी है मान लो, तो उनका लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 16 से। काफ़ी आसान आसान से प्रश्न है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। देखो तो अब देखो, जो ये 16 प्रश्न है इसमें क्या बोला गया है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखना कि 700 रुपये तो टोटल हैं। अब इन 700 रुपये की जो राशि है ये इसी से 7 अलग अलग पुरस्कार देने हैं। जो पहली पोजीशन पे है मान लो उसे कुछ रुपए दिए, फिर जो अगली पोजीशन पे है उसे कुछ रुपए दिए, लेकिन वो देना इसी 700 में से। ठीक है ना। अब कंडीशन ये है कि चलो मान लो मैंने पहला पुरस्कार A1 रुपये का रखा, दूसरा पुरस्कार A2 रुपये का रखा, तीसरा पुरस्कार A3 रुपये का रखा, इसी तरह से A4 A5 A6 A7। ठीक है ना, इतने रुपए का मैंने रखा है। कंडीशन ये कि हर अगला पुरस्कार अपने पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम होता जाएगा। समझ में आ गया। जैसे मान लो मैं इसको जितने रुपए दूंगा, इससे अगले को उससे 20 कम, फिर उससे 20 कम, फिर उससे 20 कम, ऐसे करके मुझे 700 रुपये इन सब में बांट देने हैं 7 जगह पे। तो एक बात तो पक्का है इस प्रश्न में कि अगर मैं इन सभी को जोड़ दूं तो वापिस से मुझे 700 रुपये ही मिलेंगे, क्योंकि यही 700 रुपये मैंने इनमें बांटे हैं। अगर मैं वापिस से जोड़ दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, यही 700 मिलेगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि इस क्वेश्चन में एक बात तो हमें पक्का पता है कि अगर हम S7 देखें, 7 पदों का योग, हर एक पुरस्कार को मैं एक पद मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे 7 पुरस्कार में 7 पद हो जाएंगे, सभी का योग वापिस से 700 रुपये ही आना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना पुरस्कार क्रमशः A1 A2 A3 डैश 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 A7 है। मतलब जो 7 पुरस्कार देने की बात की गई है वो इस तरह से है। पहला पुरस्कार A1 A2 A3, ठीक है ना, इतने रुपए के हैं, ठीक है ना, रुपीस के हैं। और यहाँ पर सार्व अंतर अगर हम बात करें, यानी कि डी की हम अगर हम बात करें तो वो है -20, क्योंकि हर पुरस्कार 20 रुपये कम होता जाता है, तो -20 रुपये है। ठीक है ना, क्योंकि ये 20 कम होता जाता है। अगर आप पहले को 100 दोगे तो दूसरे को 100 - 20 यानी 80 दोगे, फिर तीसरे को 80 - 20, इस तरह से है। ठीक, अब यहाँ पर n का मान भी हमें पता है 7। ठीक है ना, n का मान भी पता है 7। तो यार एस एन का फॉर्मूला जो है, ठीक है ना, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 डी। तो n की जगह 7 है तो ये जगह 7/2, ठीक है, ब्रैकेट में 2a1 प्लस में n-1। n कितना है 7, तो 7 में से 1 गया, सीधा लिख दे रहा हूँ 6d बराबर कितना 700। तो यहाँ से देखो यार, यहाँ से 700 अपनी जगह, नीचे वाला 2 गया ऊपर, ऊपर वाला 7 आ गया नीचे, यहाँ पे 2a प्लस में 6, डी का मान अपने को पता है कि 20 रुपये कम होता जाता है, तो -20 लेना है, याद रखना। ठीक है, डी का मान अपने को पता है। ठीक, चलो अब यहाँ से 7 से काटोगे 100 हो जाएगा 700, 100 गुणा 2 यानी 200, यहाँ पे हो जाएगा 2a प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12, आगे एक जीरो लगाओगे 120, 2a बराबर 120 आ गया, मतलब 2a बराबर 200 प्लस 120 आ गया, 120 क्या उधर, ठीक है। तो 200 और 100 300, 320, तो a बराबर 320/2 यानी 160।
ठीक है, ए बराबर कितना 160। तो कहने का मतलब है जो प्रथम पुरस्कार है, प्रथम पुरस्कार जो कि ए है वो आ गया 160 रुपए का। ठीक है, इसी तरह से जो सेकंड यानी कि द्वितीय पुरस्कार होगा, जिसे मैं A2 बोलूँगा, वो क्या हो जाएगा यार, देखो 20-20 रुपये कम है ना, तो 20-20 रुपये कम करते जाओ। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, A2 को A जमा D लिखो यार। A कितना है 160, D कितना है -20, तो कितना हो जाएगा 140, ये द्वितीय पुरस्कार होगा। इसी तरह से जो तृतीय पुरस्कार होगा यानी थर्ड पुरस्कार यानी A3, ठीक है, या तो आप ऐसे करो या फिर आप सीधा 20-20 कम करते जाओ, इतना तो पता है ना 20-20 रुपये कम है, तो पहले को 160 मिला, दूसरे को 140 मिला, तीसरे को कितना मिलेगा 120। इसी तरह से चौथे को, पांचवे को, सबको आप लिख सकते हो। ठीक है ना, चौथे को यानी A4 क्या हो जाएगा, इससे भी 20 कम कर दो यानी 100। पांचवा पुरस्कार कितना, इससे भी 20 कम कर दो 80। छठा पुरस्कार इससे भी 20 कम कर दो 60। सातवां पुरस्कार इससे भी 20 कम कर दो 40। समझ में आ गया, यानी जो पुरस्कार है वो कैसे हैं, 160 पहला, फिर उससे 20 कम कितना आया था 140, फिर उससे कितना 120, फिर उससे यानी 100, फिर उससे 20 कम यानी 80, फिर 20 कम 60, 1 2 3 4 5 6, फिर 40। ये हैं सारे पुरस्कार। ठीक है, हालांकि मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, समझ में आ गया आपको। अगला सवाल देखो। अब देखो जो अगला प्रश्न है ये भी काफ़ी आसान है। ठीक है ना, ये लंबे लंबे प्रश्न दिख रहे हैं, बस ये दिखने में बड़े हैं आसान सारे। ठीक है, मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से कराऊंगा। क्या बोला गया है कि कोई स्कूल है, उसके विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने की सोची। ठीक है, इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग, मतलब प्रत्येक सेक्शन, जैसे सेक्शन ABCD, ठीक है ना, प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरण, कक्षा 1 का एक अनुभाग एक पेड़ लगाएगा, यानी एक का हर एक सेक्शन एक एक पेड़ लगाएगा। कक्षा 2 का हर एक अनुभाग यानी हर एक सेक्शन 2-2 पेड़ लगाएगा। कक्षा 3 का 3 पेड़ लगाएगा। इसी तरह से मतलब कक्षा 12वीं वाले हर एक सेक्शन 12-12 पेड़ लगाएंगे। अब यहाँ पर बोला गया कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, मतलब हर एक कक्षा में 3-3 सेक्शन है। इस स्कूल के विद्यार्थी द्वारा कितने पेड़ लगाए गए। ऐसे नहीं समझ में आया ना कहानी से, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कक्षा, अब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, इसी तरह से टोटल कितनी कक्षाएं हैं, टोटल 12वीं तक है स्कूल, पहली से लेके, तो 12 कक्षाएं होंगी। बीच में मैंने छोड़ दिया 4 5 6 ऐसे ना, निशान लगा दिया डैश डैश डैश। प्रत्येक कक्षा के 3 सेक्शन हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रत्येक कक्षा के तीनों अनुभागों द्वारा लगाए गए पेड़। अब आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा था, पहले इसको देखो जरा। ठीक है, देखो हर एक कक्षा के 3 सेक्शन है, पहली कक्षा का हर एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 3। ध्यान दो, पहली कक्षा का हर एक पेड़ लगा रहा है, 3 अनुभाग हैं, तो 1 × 3 यानी पहली कक्षा में 3 सेक्शन होंगे, हर एक सेक्शन एक एक पेड़ लगाएगा, 3 पेड़ हो जाएंगे ना, 1 × 3 यानी 3। इसी तरह से दूसरी कक्षा का हर एक अनुभाग, हर एक सेक्शन 2-2 पेड़ लगाएगा, तो 3 सेक्शन इसमें भी है, सब में 3-3 सेक्शन है, 3-3 अनुभाग हैं, तो यानी कि ये हो जाएगा 2 × 3 यानी 6 पेड़। जो यहाँ पे AP बनेगी, यहाँ मैं लिखता चल रहा हूँ, देखो यहाँ समांतर श्रेणी बनेगी, 3 × 1 यानी कि 3, तो पहली कक्षा ने 3 पेड़ लगाए। याद रखना हर एक सेक्शन में एक ही पेड़ लगाया है, लेकिन 3 सेक्शन है तो 3 पेड़ हो गए। यहाँ पे दूसरी कक्षा के हर एक सेक्शन ने 2-2 पेड़ लगाए हैं, क्योंकि 3 सेक्शन थे, 3 अनुभाग थे, तो 2 × 3 यानी 6 हो गया। इसी तरह से तीसरी कक्षा का हर एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, लेकिन कितने अनुभाग हैं, 3 अनुभाग हैं, तो 9 पेड़ हो जाएंगे। ठीक है, यही क्रम चलता रहेगा। इसी तरह से 12वीं कक्षा का हर एक अनुभाग 12 पेड़ लगाएगा, लेकिन टोटल 3 अनुभाग हैं, तो 12 × 3 यानी 36 पेड़ हो जाएंगे। तो ये हमारे काम की चीज़ आ गई भैया, AP जो है ये समांतर श्रेणी। इसमें पहला पद देखोगे तो आपको 3 मिल जाएगा, सार्वंतर D देखोगे तो 6 - 3 यानी फिर से 3 मिल जाएगा। ठीक है, और टोटल पद देखोगे तो 12 पद हैं,
क्योंकि 12 कक्षाएं हैं 1 से लेके। और लास्ट वाला पद an देखोगे तो आपको 36 मिल जाएगा, आखिरी पद है 36 इस एपी का। सबको जोड़ के हम बता सकते हैं कुल कितने पेड़ होंगे। सबको जोड़ के मतलब SN हमें बताना है, यही तो बताना है। तो SN क्या होता है, n/2, यहाँ पे आएगा 2a प्लस में n-1d। खत्म यार, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। n/2, n बोले तो 12 है क्योंकि टोटल 12 है कक्षाएं। 2 गुणा में a मतलब पहला पद, पहले कक्षा ने 3 पेड़ लगाए थे क्योंकि 3 विभाग थे, टोटल 3 अनुभाग थे। n-1, n कितना है 12, तो 12 में से 1 गया 11, गुणा में d कितना है 3, 3 का गैप आ रहा था, देखो 3, 6, 9 इस तरह से, ठीक है। तो 12/2 कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। 2 गुणा में 3 6, 11 गुणा में 3 33, 6 गुणा में क्या 33 और 6 39, 39 से गुणा कर दो, मतलब 39 को 6 से गुणा कर दोगे तो 6 गुणा में 9 54 का 4 हासिल गया 5, 6 3 18 5 23, तो 234 पेड़ हैं टोटल। टोटल कितने हैं, 234 पेड़ लगाए गए हैं टोटल, खत्म, ठीक है। दिखने में लग रहा था कितना बड़ा बवाल है, बट आराम से हो गया, ऐसे ये भी है, ठीक है, बहुत आसान है। चलो देखो शुरू करता हूँ इसको, ध्यान से देखना जरा इस प्रश्न को। यहाँ पे बोला गया है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5, 1.0, 1.5, 2.0 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल स्पाइरल बनाया गया है। जितना मैंने प्रश्न पढ़ा पहले वो समझा दूं। देखो, पहले केंद्र को ए को केंद्र माना गया, एक अर्धवृत्त खींचा गया, समझ में आ गया। फिर बी को केंद्र माना गया और ये वाला अर्धवृत्त खींचा गया। ध्यान से देखो फिर से, जो ये अर्धवृत्त है इसका केंद्र है ए, लेकिन जो ये वाला अर्धवृत्त है उसका केंद्र है बी। समझ में आ गई बात। फिर यही क्रम चलता रहा, फिर दोबारा से ए को केंद्र माना गया और ये अर्धवृत्त खींचा गया, मतलब इसका केंद्र है फिर से वापस से ए, लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आया, फिर से ये जो अर्धवृत्त है इसका केंद्र अब ए नहीं है बी। इस तरह से ए और बी बार बार केंद्र बदलते हुए, ठीक है ना, अर्धवृत्त अर्धवृत्त ऐसे खींच के ये जो पूरा डिजाइन बन रहा है, इस पूरे डिजाइन को एक सर्पिल बोला गया है, स्पाइरल बोला गया है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। और त्रिज्याएं हमें बताई गई हैं। जो पहला अर्धवृत्त है उसकी जो त्रिज्या है वो है 0.5 सेंटीमीटर। फिर जो दूसरा अर्धवृत्त बना इसकी जो त्रिज्या है वो है 1.0 सेंटीमीटर। इसी तरह से त्रिज्याएं चल रही हैं, ठीक, इतना समझ में आ गया। आगे चलते हैं। आगे बोला गया 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। पाई का मान इतना हमें यूज करना है, ठीक है। मतलब कुल लंबाई, अगर हम 13 अर्धवृत्त ऐसे बनाए तो कुल लंबाई कितनी होगी। लॉजिक क्लियर है, मतलब क्वेश्चन क्लियर है। अब देखो इसको हम करेंगे कैसे, ध्यान देना। मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं कहूंगा चलो ठीक है यार, जो त्रिज्याएं हैं पहले मैं वो देख लेता हूँ कितनी है। ध्यान देना, ध्यान, बहुत आसान सवाल है, डरने वाली जरूरत नहीं है, कुछ भी डरने जैसी कोई बात नहीं है। त्रिज्याएं, जो पहली त्रिज्या है उसे मैंने R1 बोला, जो दूसरी त्रिज्या उसे मैं R2 बोल दे रहा हूँ, जो तीसरी त्रिज्या उसे मैं R3 बोल दे रहा हूँ। ऐसे करते करते जो 13वीं त्रिज्या होगी, क्योंकि टोटल 13 अर्धवृत्त हैं, तो मैं R13 बोल दे रहा हूँ, खत्म, ठीक है, इतना हो गया। अब आगे देखो, पहली त्रिज्या मुझे बताई गई है R1 कितनी, 0.5 सेंटीमीटर। दूसरी त्रिज्या मुझे बताई गई है 1.0 सेंटीमीटर। फिर तीसरी 1.5 सेंटीमीटर। इसी तरह से चलता जाएगा। R13 अभी खैर जरूरत बाद में देख लेंगे, ठीक है। R13 हो गया ये इसी तरह से, ठीक है। अब हमें पूछा गया है सर्पिल की लंबाई, तो इस AP से अभी काम नहीं चलेगा क्योंकि सर्पिल की लंबाई नहीं है ये किसकी लंबाई है, त्रिज्याओं की लंबाई है। त्रिज्याओं की लंबाइयां जोड़ने से थोड़ी ना इसकी लंबाई आएगी, तो यानी कहानी में अभी थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब हम बोलेंगे अर्धवृत्तों की लंबाइयां, ठीक है। तो हम बोलेंगे माना, ध्यान देना, माना अर्धवृत्तों की, यहां से ध्यान से देखना, अर्धवृत्तों की लंबाइयां बराबर है। पहले अर्धवृत्त की लंबाई, देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, ध्यान से देखना। इन्होंने अर्धवृत्त की लंबाई को L1, फिर दूसरे को L2, फिर L3, L4 बोला है, ठीक है ना। कितनी है L1, फिर दूसरे की लंबाई L2, तीसरे की लंबाई L3, इस तरह से 13वें की लंबाई L13 है, इस तरह से है ना।
अब निकाल लेते हैं जरा यार, L1 का मान निकाल लेते हैं। L1 का मान देखो, अगर पूरा वृत्त होता है, ध्यान देना, पूरा वृत्त हो और उसकी त्रिज्या r हो, तो इसकी परिधि की जो लंबाई होती है वो होती है 2 पाई r। लेकिन यही वृत्त अगर आधा कर दिया जाए, इसको मैं आधा काट दूं, मतलब ऐसे आधा, तो इसकी लंबाई को भी आधा करना पड़ेगा। यानी कि जब अर्धवृत्त होगा तो उसकी लंबाई कितनी नजर आएगी, 2 से 2 कट जाएगा, पाई r। कितनी नजर आएगी, पाई r। तो ये फॉर्मूला याद रखना, अर्धवृत्त की लंबाई सीधा सीधा मैं लिखूंगा पाई r। क्योंकि यहाँ पे L1 है तो r कौन सा आएगा, R1 वाला। ठीक है, चलो, तो ये हो जाएगा पाई का मान 22/7। ध्यान से देखते रहना, बहुत आसान सवाल है। R1 का मान कितना है, 0.5। ठीक है, तो 22 गुणा में 5 करोगे 110 होएगा, लेकिन एक के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी कि 110 यहाँ दशमलव लग गया, दशमलव के बाद 0 मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, बटे में है 7। इतने सेंटीमीटर आ गई L1 की लंबाई। इसी तरह से अगर मैं दूसरा अर्धवृत्त देखूं, दूसरा अर्धवृत्त समझ में आ रहा है ना किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। ये है दूसरा अर्धवृत्त L2। ठीक है भाई साहब, चलो, अगर मैं दूसरा अर्धवृत्त यहाँ पर देखूं तो फिर से अर्धवृत्त है तो 2 पाई r नहीं आएगा, बल्कि पाई r आएगा। दूसरे की बात कर रहे हैं R2। पाई का मान 22/7, R2 जो है वो क्या हो जाएगा, 1.0 दिया गया था, नहीं 1, तो ये हो जाएगा 22/7। इसी तरह से अगर आप R3 निकालोगे तो फिर आपको नजर आ जाएगा सीधा सीधा, ये AP में चल रहा है, सारा सारा किस में चल रहा है, AP में चल रहा है। मैं निकाल के दिखा देता हूँ, L3 क्या, पाई R3। ठीक है, पाई R3 यानी कि 22/7। ठीक है, और अगला क्या है, 1.5। ठीक है, इनको करोगे तो 15 गुणा में 2 यानी 30 का 0 हासिल, 3, 15 दूनी 30 और 3 33, एक के बाद दशमलव बटे में 7, दशमलव के बाद 0 आप हटा सकते हो। ठीक है, सेंटीमीटर। हम बोलेंगे यह एक AP है, हम क्या बोल देंगे सीधा सीधा, आप देख सकते हो, इनको घटाओगे, हम बोलेंगे कि यह तो एक AP बन रही है। कैसे, पहला पद इसका L1 है, दूसरा पद L2 है, तीसरा पद L3 है, ऐसे L13 तक गया है। कैसे AP बनी, देखो पहला पद क्या है, 11/7 सेंटीमीटर, दूसरा L2 कितना है, 22/7 सेंटीमीटर। 11 का अंतर है ना, 11/7 का, देखो ऊपर नीचे वाला तो सेम है, 11 जोड़ दिया, ठीक है, 11/7 जोड़ दिया, मतलब अगला क्या है, 33/7 सेंटीमीटर। इस तरह से ये L13 तक चलता गया, यही तो हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे, क्योंकि यह एक AP है, जिसका D जो है ना, D कैसे निकालोगे, A2 - A1, यानी कि 22/7 - 11/7। 22/7 - 11/7, नीचे वाला सेम है तो सीधा घटा दो, 22 में से 11 गया 11, यही तो होगा। अब कुल 13 सर्पिल की लंबाई हमसे पूछी गई थी, यानी कि S13 हमें ज्ञात करना है। S13 मतलब सबको जोड़ दो, 13 सर्पिल को जोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ से S13 यानी SN का फॉर्मूला लिखता हूँ पहले, क्या हो जाएगा, N/2 ब्रैकेट में यहाँ पे 2A प्लस में N - 1D, टोटल 13 सर्पिल हैं, तो ये हो जाएगा 13/2 2A। A का मान मतलब पहला पद L1, ठीक है ना, A का मान मतलब पहला पद है ये। ठीक है, यहाँ पर तो A इतना, D इतना है, और A मतलब क्या है, जो L1 है, कितना, 11/7, याद रखना। तो ये हो जाएगा 2 गुणा में 11/7 प्लस N - 1, N कितना है, 13, तो N में से घटाओगे 12। D का मान कितना है, 11/7। बस इसको सॉल्व कर लो, कुल सर्किल की लंबाई पता लग जाएगी। तो ये हो गया 13/2, 11 दूनी 22/7, 12 गुणे 11 करोगे, 12 गुणा 11 तो 11 दूनी 22 का 2 हासिल, 2, 11 कम 11 और 2 13/7। तो ये हो गया 13/2। ठीक है, गुणा में 22 और 132, 154 हो गया, बटे में 7, 7 से काटोगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 यानी 22। ठीक है, 2 से काटोगे 11, यहाँ आ गया 13 गुणा में 11, तो 11 3 33, 11 कम 11 और 3 14।
143 सेंटीमीटर। जिसको समझ में थोड़ा बहुत रह गया हो फिर से समझ सकते हो तुम। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस क्या किया, मैंने देखा कि त्रिज्याएँ R1 R2 R3 ये हैं, लेकिन मुझे त्रिज्याओं की लंबाई नहीं चाहिए, सर्पिल की लंबाई चाहिए। तो सर्पिल आधे आधे सर्कल से बना है, तो आधा सर्कल देखो ये रहा आधा वृत्त, पहला ये आगे लंबाई, दूसरा अर्धवृत्त ये रहा, तीसरा ये रहा। मैंने देखा है तो AP बन रही है। इसका पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, तीसरा पद ये है, ऐसे टोटल 13 पद हैं। ठीक है, तो ये जो 13 पद थे यहाँ से मैंने लिख दिया। प्रथम पद A यानी कि 11/7 आ गया। सारवंतर इसमें से घटाया 11/7 आया। सारवंतर और A पता है, टोटल 13 पद हैं, 13 पदों का योग निकाल लिया। 13 पदों का योग यानी 143 आया, यानी कि 13 अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की लंबाई 143 सेंटीमीटर होगी। खत्म। ठीक है, अगला देखो यार, अगला जो प्रश्न है यहाँ से गायब हो गया, यहाँ है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, ये भी आसान है। इसमें बोला गया है 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा गया है। इसमें बोला गया 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 लट्ठे, सबसे नीचे वाले पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 20 लट्ठे हैं। उसके बाद उससे ऊपर वाली जो पंक्ति है इसमें कितने लट्ठे हैं, 19 लट्ठे हैं, और उसके बाद 18 लट्ठे हैं। इस तरह से ये चलता जाता है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, सबसे ऊपर वाले कितनी पंक्ति, मतलब पंक्तियां जो आपको 3 नजर आ जाए इसमें और भी हो सकती हैं। ठीक है ना, तो कितनी पंक्तियों में रखेंगे कि टोटल 200 लट्ठे हो जाएंगे। तो यार यहाँ पे एक खास बात तो ये है कि अगर जितनी भी पंक्तियां उसे मैं n बोलूँ तो सारी पंक्तियों के लट्ठे को जोड़ दूं वापिस से, तो यहाँ से 200 लट्ठे ही आएंगे। क्यों, क्योंकि इन्हीं 200 लट्ठों को तो ऐसे अरेंज किया गया है, तो सबको मिला के तो वापिस 200 ही बनेगा। तो n पंक्तियों में मान लेते हैं लट्ठे रखे गए हैं, तो जितनी भी पंक्तियां हैं उनको अगर जोड़ा जाए तो 200 आना चाहिए। तो हम मानेंगे माना कुल पंक्तियां, माना कुल, ठीक है, कुल पंक्तियां बराबर हैं। ठीक है, अब जरा यहाँ से देखो यार, ये अपनी एक AP बन रही है, ध्यान से देखोगे तो क्या नजर आ रहा है, ये बन रही है AP, जिसमें प्रथम पद है 20, सारवंतर D क्या, देखो एक एक कम होता जा रहा है, यानी -1 है। कितने पद हैं हमें ये निकालना है, यानी कि n, SN है 200। ठीक है, तो यार रख दो फॉर्मूला n/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a प्लस में n-1d बराबर कितने लट्ठे हैं टोटल 200। बस यही सॉल्व कर लेना, n पता चल जाएगा, खत्म। ठीक है, चलो n नहीं पता, 2a हमें पता है, पहली पंक्ति में 20 लट्ठे, प्लस n नहीं पता, d -1, एक एक लट्ठा कम हो रहा है, 20 19 18 इस तरह से, तो ये हो जाएगा n/2। ठीक है, या तो एक काम करो, n को यहीं रहने दो, नीचे वाला 2 उधर गुणा में ले जाओ, तो 200 गुणा में 2 400 हो गया उधर, ये जो 2 था ना नीचे डिवाइड में, उधर गया गुणा में, 200 गुणा 2 400 बना दिया, 2 गुणा 20 यानी 40, -1 इंटू n माइनस n, माइनस माइनस प्लस 1 बन जाए, यानी 1 एकम 1। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया देखो, 40 और 1 जोड़ा 41, 41 में ये n गुणा करोगे ये हो जाएगा 41n, फिर n इंटू में -n यानी -n का स्क्वायर, वो जो 400 है ना इधर वाला, इसको मैं इधर लाऊंगा तो -400 जैसा दिखेगा, बराबर है 0। थोड़ा अच्छे से लिखें तो n स्क्वायर वाला पद पहले, फिर यहाँ पर इससे पहले देखो कोई निशान नहीं है, मतलब प्लस है, कोई निशान नज़र नहीं आ रहा, मतलब प्लस है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो यार, अब आप माइनस से गुणा कर दो, क्योंकि इसके गुणांक को हम पॉजिटिव रखते हैं, तो -1 से गुणा करोगे ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। तो अब क्या करना है यार, इनको गुणा करके 400 आना चाहिए, जोड़ के 41 आना चाहिए, ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं। ठीक है, तो फिर से यार वही टुकड़े कर लेना 400 के, अगर आपको समझ में नहीं आता तो, बाकी ठीक है ना, ये तरीका मैंने सिखा रखा है आपको, दूसरे चैप्टर में आप देख लेना। यहाँ पर इसको सोल्व कैसे करेंगे, n स्क्वायर गुणा करके 400 और जोड़ के 41, ये हो जाएगा
16 और 25, देखो 16 और 25 को जोड़ोगे 41 होता है, 16 गुणा 25 400 होता है, यानी 41 की जगह मैंने लिख दिया 16 जमा 25। ठीक है, ये द्विघात समीकरण वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से तरीका बताया हुआ है, किसी को नहीं आता देख लेना, दूसरा चैप्टर लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक, ये देखो अब ये हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n, है ना, प्लस माइनस माइनस 16 प्लस माइनस 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 25 प्लस 400। तो यहाँ से n माइनस 16, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, माइनस का 25 का पढ़ा 16 बार पढ़ने पे 400 आता है, तो यानी कि n माइनस 16 होगा या फिर n माइनस 25 होगा। अरे तो यानी कि n माइनस 25 और n माइनस 16 बराबर 0। तो यहाँ से n माइनस 16 दोनों में है, कॉमन ले लिया, यहाँ बचा n, यहाँ माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ से n माइनस 16 बराबर या तो 0 हो या फिर n माइनस 25 बराबर 0 हो। यहाँ से n का मान 16 आएगा या फिर n का मान 25 आएगा। अब हमें चेक करना पड़ेगा कि हम ये दोनों ही ले सकते हैं या फिर इनमें से कोई एक आधा कैंसिल हो रहा है। ठीक है, वो चेक कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एक और चीज़ पूछी है, उसी को निकालो चेक हो जाएगा। एक और चीज़ क्या पूछी है, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, सबसे ऊपर वाली पंक्ति। अब अगर n की वैल्यू 16 है तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति 16वीं पंक्ति होगी, और अगर n बराबर 25 है तो सबसे ऊपर वाली पंक्ति 25 पंक्ति हो सकती है। देखते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ से अगर मैं a16 निकालूंगा तो ये आएगा a प्लस में 15d, यही आएगा। ठीक है, सबसे ऊपर वाली पंक्ति 16वीं पंक्ति होगी अगर 16 पद हैं टोटल। तो a मतलब पहली पंक्ति में 20 लट्ठे थे, 15 हर बार एक लट्ठा कम और था, d का मान -1 था, याद करो, है ना, d फिर 19 इस तरह से। तो 20 माइनस 15, ठीक है, ये हो जाएगा 20 प्लस माइनस 15 यानी कि 5। तो 16वीं पंक्ति यानी सबसे ऊपर वाली पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे, ये तो ठीक लगता है, मतलब ये वैल्यू हम ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ तो इसका मतलब है टोटल 25 पंक्तियाँ हैं, तो 25वीं जो पंक्ति होगी उसमें सबसे ऊपर आएगी वो। उसमें कितने लट्ठे हैं देखते हैं एक बार, a जमा में 24d, 25 को हम a जमा 24d लिख सकते हैं। a का मान फिर से वही 20 लट्ठे थे, फिर 24 इंटू में d का मान -1 है, तो 20 माइनस 24 यानी -4 लट्ठे। देखो लट्ठों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो हम बोलेंगे ये नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो 25वां है, ठीक है, यानी कि ये हम नहीं लेंगे, ये नहीं हो सकता है। तो हमारा फाइनल उत्तर क्या आएगा, n बराबर 16। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अतः यहाँ पे अतः फाइनल उत्तर क्या आएगा, अतः पंक्तियों की संख्या यानी कि n जो है वो हम 16 ही लेंगे, 25 नहीं लेंगे, तथा क्या पूछा था, सबसे ऊपर वाली पंक्ति में लट्ठों की संख्या, सबसे यहाँ लिख लेना, सबसे ऊपर की पंक्ति में लट्ठों की संख्या कितनी थी, a16 यानी कि 5। ठीक है, तो ये दो उत्तर आएंगे। ये समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अगला जो प्रश्न है ये देखो, ये रहा, बहुत आसान प्रश्न है लेकिन लंबा चौड़ा बहुत है, बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम समझाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। देखो इसमें बोला गया है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पे है। देखो यहाँ पर ये पहला आलू, फिर ऐसे दूसरा आलू, फिर तीसरा आलू, इस तरह से आलू रखे गए हैं और शुरुआत यहाँ से करनी है। यहाँ पे एक बाल्टी रखी गई है, ठीक है, बाल्टी और पहला जो आलू है इसके बीच की दूरी मान लो 5 मीटर है, ठीक, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में 3-3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। मतलब अगला आलू फिर 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, यानी पहला आलू बाल्टी से 5, फिर 3-3 के गैप पे बाकी आलू रखे गए हैं। इतना आपको समझ में आ गया आकृति से। इसके बाद बोला गया प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है
उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में डालती है, फिर दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है और इसी तरह से चलता रहता है। तो हमें बताना है कि अगर यहाँ पर ठीक है अगर यहाँ पर उसे सारे आलू उठाने हैं तो उसे टोटल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। याद रखना यहाँ पर टोटल जो आलू रखे गए हैं वो 10 हैं। तो जरा इसको ध्यान से समझ लो। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि यहाँ पे आलू को उठाने के लिए तय की गई दूरी जो होगी वो पहले आलू को उठाने के लिए अगर A1 दूरी तय करती है, दूसरे आलू को उठाने के लिए A2 दूरी तय करती है, तीसरे आलू को उठाने के लिए A3 दूरी तय करती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो पहले आलू को उठाने के लिए दूरी कितनी होगी, देखो यहाँ से चलना शुरू करेगी, 5 मीटर जाएगी, आलू उठा लेगी, फिर अगले आलू को नहीं उठाना है, वापिस से ही आके इस बाल्टी में रखेगी, ठीक है ना। तो 5 जाने में 5 आने में यानी कि 10 मीटर की दूरी उसे तय करनी पड़ी पहले आलू को उठाने में। इसी तरह से फिर वो जब वापस आएगी यहाँ पर, फिर से वो यहाँ पे जाएगी दूसरे आलू को उठाने के लिए। दूसरा आलू यहाँ पर है, दूसरे आलू को उठाने के लिए उसे 5 मीटर यहाँ चलना पड़ा, 3 मीटर यहाँ, तो 5 और 3 8 मीटर चलना पड़ा। अब वापस भी आना है तो 8 मीटर वापस आएगी, तो 8 मीटर जाने में 8 मीटर आने में 8 और 8 16 मीटर की दूरी तय करनी पड़ी। इसी तरह से फिर जब वो अगला आलू उठाने जाएगी तो वापस आके यहीं से शुरू करना है फिर से वापस, तो 5 3 8 और 3 11 यानी 11 जाने में 11 आने में यानी कि 22 मीटर की दूरी तय करेगी। तो ये आप देखोगे तो एक एपी बन रही है जिसका पहला पद 10 है, दूसरा पद 16 है, तीसरा पद 22 है। कहानी समझ में आ गई। कोई भी प्रतियोगी पहले जाएगा, आलू उठाएगा, फिर वापस आके रखेगा, फिर जाना है दूसरे के पास, फिर वापस आना है, फिर तीसरे आलू को उठाने जाना है, फिर वापस आना है। इस तरह से चल रहा है गेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे, ठीक है, आपका अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया तो इसको हम करके कैसे दिखाएंगे, तो मैंने आपको रफली समझाया अभी। यहाँ पे हम बोलेंगे प्रत्येक आलू को उठाने तथा बाल्टी या फिर प्रत्येक आलू के लिए तय दूरी तय की गई दूरी बराबर मान लिया A1 A2 A3 डैश 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 लास्ट वाली A10, यही होगी। तो अभी हमने दूरी निकाल ली ना। पहले आलू को उठाने के लिए उसे 10 मीटर तय करना पड़ा, पहले आलू को उठाने के लिए 10 मीटर, 5 जाने में 5 आने में, फिर 16 मीटर तय करना पड़ा था, अभी मैंने आपको समझाया, फिर 22 तय करना पड़ा। इसी तरह से चलता है। तो यहाँ पे एक एपी बन रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन गई है, एक एपी। तो जो ये एपी है इसमें प्रथम पद है 10, सारवंत्र डी कितना है 16 में से 10 घटा दो यानी कि है 6। कुल कितने पद हैं, एन पद यानी 10 पद हैं टोटल। बस कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी जो होगी, कुल दूरी कैसे निकलेगी, सभी पदों को जोड़ दो यानी कि एस एन। एन कितना है 10, ठीक है, तो ये हो जाएगा n बटे 2 ब्रैकेट के अंदर में 2a प्लस में n माइनस 1 डी। भाई सबको जोड़ देंगे ना, पहले को 10 फिर दूसरे 16 फिर भाई सबको जोड़ दो, कुल दूरी पता लग जाएगी, ठीक है ना। टोटल 10 पद हैं तो यानी कि हो जाएगा n की जगह 10 10 बटे 2 ब्रैकेट के अंदर 2a, a मतलब पहली बार वो 10 की दूरी तय करी थी, n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 9। डी कितने कितने का गैप आ रहा है, 6 6 का गैप आ रहा है, 10 16 22 6 6 का गैप आ रहा है। तो 10 बटे 2 हो गया 5, 2 गुणा में 10 हो गया 20, 9 गुणा में 6 हो गया 54, 54 और 20 हो गया 74। बाहर गुणा में क्या बचा हुआ है 5, तो 5 से गुणा कर लो यार, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2 5 7 35 और 2 37 यानी इतने मीटर कुल दूरी जो है किसी भी प्रतिभागी को इतनी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।